ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अपन फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। वैसे तो अपन ने लास्ट क्लास में हल्का हल्का डिस्कशन किया था कि क्या करने वाले हैं, बट आज एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं विद द नोट्स प्रॉपर्ली कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, अपन सबने एग्री किया कि विल स्टार्ट ऑफ विद नेशनल इनकम। ठीक है, एंड विल स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट। याद करिए, एकदम सेम तरीके से शुरू करते जैसे लास्ट टाइम किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था आपको कि जब हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, तो नेशनल इनकम का शुरुआत और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत जो है एक टर्म से करेंगे। उस टर्म का नाम क्या है आपका? ठीक है, क्या है टर्म का नाम आपका? जीडीपी। ठीक है, इसके बारे में अपन ने वर्बल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग, जीडीपी से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जीडीपी से हम लोग शुरू करेंगे, और जो एंड डिस्कशन है ना, जब चैप्टर एंड करने वाले होंगे हम लोग सारे यूनिट्स खत्म करने के बाद में, तो भी हम लोग मोटा मोटी उसको जीडीपी वाले पोर्शन से एंड करेंगे। तो यानी कि पूरा चैप्टर जो है इसके आसपास में घूमता रहेगा कि कैसे अपन को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैसे निकालने का। ठीक है, बट दैट्स अ फार फ्रेच पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए आप लोग, ये जो टर्म आपने देखा है जीडीपी, ये जीडीपी का मतलब क्या था या मतलब क्या है? अगर आप पहली बार आए हो तो मुझे बताइए। अगर आप जीडीपी को पहली बार देख रहे हो तो मुझे गेस करके बताओ, और जिन्होंने जीडीपी वाला वर्ड जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, आप मुझे बताइए जीडीपी का मतलब क्या है। याद करिए, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सिंपल लैंग्वेज याद है कि आप लोग क्या लिखवाया था मैंने, जो आप लोगों को हमेशा याद है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं उसको। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कितना? एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया। देखो एक बार के लिए एग्जांपल, ये बॉटल जो है, ये अगर देश के अंदर बना है, अगर ये बॉटल जो है वो देश के अंदर बना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी का पार्ट मान लेंगे। अगर ये रिमोट जो है वो देश के अंदर बना है, तो उसको देश का पार्ट मान लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने जीडीपी का मतलब पढ़ा था, और जीडीपी का जब भी डेफिनेशन में बोलूंगा आपको, तो इतना लाहे लाहे नहीं बोलना देश में कितना गुड्स, ऐसे नहीं बोलना। क्या बोलना है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। सही बात है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ मुझे बताइए। अगर मुझे जीडीपी का किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर। और अगर आप लोगों को मैं हल्का से एक्सटेंड करूं, जो कि आप लोग आगे जाके समझोगे, बट जीडीपी जो है ना, जीडीपी वो हमेशा होता है मार्केट प्राइस में। ये जो एमपी लिखा है मैं देख रहा है आप लोग, ये होता है हमेशा मार्केट प्राइस में। सर ये मार्केट प्राइस में क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब लोगों को बात का डिस्कशन है। बट जब, क्योंकि अब आप लोग हल्का हल्का थोड़ा एडवांस होने वाले हो, क्योंकि पिछला क्लास में अपन ने जीडीपी का मतलब समझा था, इस क्लास में अपने को जानना पड़ेगा कि अपन जीडीपी सिर्फ नहीं बोलता है, अपन क्या बोलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, सब कुछ आराम से समझेंगे, बट एक बार के लिए टर्म सीख लो। मैं आपको ऐसा 3 टर्म सिखाऊंगा, जो कि 3 टर्म आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जीडीपी तो अपने आप में जीडीपी है, बट बाकी जो वर्ड्स जो मैं सिखाऊंगा ना, टर्म्स आपको, उसके ऊपर भी एग्जाम ऐसे नहीं पूछता कि ये कैलकुलेट करो या ये कैलकुलेट करो। कभी कभी आपको वर्ड बोल देगा और आपको खुद से वो टर्म बताना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको पूछेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीडीपी, तो उसका मतलब क्या है सवाल का, कि हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो व्हेनेवर आई टेल द वर्ड जीडीपी, इट विल ऑलवेज बी एट मार्केट प्राइस। समझ में आया आप लोगों को? चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। ठीक है, तो जीडीपी का आपने एक मेन वर्ड बताया मुझे, क्या बताया आपने? डोमेस्टिक वर्ड। और चैप्टर का नाम क्या है साहब? आप मुझे बताइए। एक जगह क्या लिखा हुआ है आपका? नेशनल। एक जगह क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक। एक जगह क्या लिखा हुआ है? नेशनल, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल। और डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। यानी कि आपने सुना होगा देश में जीडीपी भी कैलकुलेट होता है, और आपने ये भी सुना होगा कि देश में नेशनल इनकम भी हर साल निकाला जाता है। बताओ ये बात सही है या नहीं, मुझे बताइए। आपने सुना होगा लास्ट ईयर का जीडीपी जो है इतना गिर गया, और नेशनल इनकम का पोजीशन ऐसा रहा। सुना या नहीं सुना आपने? सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। तो देश में आपने डोमेस्टिक वर्ड भी सुना है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी सुना है, और नेशनल इनकम भी सुना है। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपको पूछा था जो कि था जीडीपी, जिसको मैंने लास्ट क्लास से एलोंगेट किया। आप मुझे बताइए, क्या ये डोमेस्टिक वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है और ये जो नेशनल वर्ड आपको ऊपर दिख रहा है, इन दोनों में कोई फर्क होना चाहिए, या ये दोनों चीज सेम ही है?
फर्क होना चाहिए आपके हिसाब से, सही बात है या नहीं मुझे बताइए। और कितने कंट्रीज है देश में? 149 अराउंड कंट्रीज है आपका, ठीक है। सारे कंट्री अलग अलग है। हर कंट्री को अल्टीमेटली अपन जीडीपी या नेशनल इनकम निकाल क्यों रहा है? पर्सपेक्टिव क्या है अपना निकालने का, कि अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री कैसा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? जीडीपी निकालना पड़ता है या नेशनल इनकम निकालना पड़ता है। और हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है या नहीं है? कोई बोलेगा मैं जीडीपी के हिसाब से निकालेगा, कोई बोलेगा मैं नेशनल इनकम के हिसाब से निकालेगा, कोई बोलेगा कि मैं अलग ही सिस्टम से निकालूंगा। अपना अपना मर्जी है। क्या आप कोई भी कंट्री को रोक सकते हो कि नहीं भैया आपको ऐसे निकालना पड़ेगा? बताइए। एक तो सबसे पहला कि आप कोई भी कंट्री को रोक नहीं सकते कि आपको कैसे निकालना है। दूसरा, आप कैसे भी निकालो, मेरे कंट्री से कंपेयर भी हो जाना चाहिए, तभी तो फेयर होगा। नहीं तो बोलेगा पाकिस्तान बोलेगा ये निकाल दी और बोला ये अच्छा है, इंडिया बोला ये निकाला है, नंबर वाइज दिख रहा है कि पाकिस्तान का इंप्रूवमेंट है, बट क्या कंपैरिजन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि किसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर है? मुझे बताइए आप लोग, ये दुविधा है या नहीं है मुझे बताइए। कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपने हिसाब से निकाल सकते हो, और साथ साथ में ऐसा कोई चीज भी आपको चाहिए कि मेरा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो आपके कंट्री के साथ में मैं कंपेयर कर सकूं। फेयर एनफ? बताइए, पहले बात बताइए, सही बात है या नहीं मुझे बताइए। तो ये जानना जरूरी है या नहीं अपने लिए? ठीक है, मैं सिर्फ आपके दिमाग में वाई और क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकता हूँ कि हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि मैंने आपके ऊपर सबसे पहला सवाल क्या पूछा? जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है गरिमा? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीडीपी। फिर मैंने आपके ऊपर एक और वर्ड टाना, वो क्या था आपका? नेशनल इनकम। मैं थोड़ा शुरू शुरू में स्लो जाऊंगा हल्का हल्का, ताकि आप लोग ग्रिप ओवर में आ जाओ कि किस तरीके से मैं करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया आपको? नेशनल। मतलब ये नेशनल वर्ड में भी कुछ फर्क होगा। ये डोमेस्टिक वर्ड का मतलब तो समझ गया, देश के अंदर। और मैंने आपको पिछला क्लास में कहा था, देश जो आज तक आप सोच रहे थे वो डेफिनेशन नहीं है, देश का एक बड़ा डेफिनेशन है जिसको बारे में हम लोग आज जो आपको शीट दिया है उससे आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, इस नेशनल का मतलब क्या है? ओके, वेगली करेक्ट। बताइए, अगर डोमेस्टिक का मतलब वो समझ में आ गया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये नेशनल का मतलब क्या है? एनी वेग आइडिया दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो हो ही जाएगा आप लोग आराम से। किसी को भी आइडिया जो ऑनलाइन कर रहा है वो भी बताना मेरे को, हम चैट ओपन करके रखा है। ओके, इंडियंस विल नॉट बी अ करेक्ट वर्ड, बट ठीक है। ठीक है, सुनो, सिटीजन्स एंड इंडियंस आर सेम ओनली। हाँ, क्लास क्लास अबे आज बता भी दूंगा आपको। बोल सकता है, वो एक्सटेंड करेक्ट है। सुनो, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जीडीपी का क्या बोला मैंने? फुल फॉर्म नहीं बोला, आओ फ्लो तोड़ दिया। गुड्स एंड सर्विसेज जो देश में प्रोड्यूस हुआ इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल का मतलब है, देश की जगह एक वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ, सुनो क्या? देशवासी। क्या बोला मैंने? देशवासी। देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, डोमेस्टिक। क्रॉस डोमेस्टिक वाला डोमेस्टिक। देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया? नेशनल। देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ? डोमेस्टिक। देश वासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया? नेशनल। एग्जाम्पल पूछू? आप लोग मुखिया को जानते हैं? अरे मुकेश अंबानी, आप लोग के लिए मुकेश अंबानी, मेरे लिए मुखिया। ठीक है, मुकेश अंबानी अगर इंडिया में सामान बना रहा है, कहां बना रहा है? इंडिया में। डोमेस्टिक का पार्ट बनेगा क्योंकि देश के अंदर है। नेशनल का पार्ट बनेगा, हाँ सर, क्योंकि वो देशवासी है, रेसिडेंट है। ही इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। देशवासी का मतलब क्या हो गया? ही इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। बाद में रिपीट भी होगा, टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, बताइए। इलॉन मस्क को जानते हो? चिड़िया का ओनर, ट्विटर। ठीक है, वो इंडिया में टेस्ला का शोरूम खोल लिया, मैन्युफैक्चरिंग खोल लिया। चलो, क्या वो डोमेस्टिक का पार्ट बनेगा? क्या वो नेशनल का पार्ट बनेगा? क्यों? क्योंकि वो देशवासी नहीं, नहीं वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। देखो, इंडियन रहना जरूरी नहीं है। अगर इलॉन मस्क इंडिया में रहता है, इंडिया में काम करता है, इंडिया का ही खाता है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, तब उसका केस में हो जाएगा। इस केस में अपन क्या माना? इंडियन इलॉन मस्क जो है अपना देशवासी, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा, रतन टाटा सुना है? वो यूएस में सामान बना रहा है। ठीक है, टीसीएस यूएस में भी है ना। ठीक है, तो वो बना रहा है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सबको। आप मुझे बताइए, क्या डोमेस्टिक का पार्ट बनेगा? क्या नेशनल का पार्ट बनेगा? क्योंकि वो क्या है? देश का नॉर्मल रेसिडेंट है।
और अगर सोचो बिल गेट्स है, वो अगर माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है यूएस में, क्या वो डोमेस्टिक में आएगा? क्योंकि देश के अंदर, क्या वो नेशनल के अंदर आएगा? बात समझ में आया आपको कि सर क्यों हम लोग डोमेस्टिक इनकम यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालते हैं? मैंने गलती गलती से एक वर्ड भी बता दिया आपको, क्या? डोमेस्टिक इनकम। तो जो पहले आपको बताया, क्या नेशनल इनकम बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया और डोमेस्टिक इनकम। ये तीन ऐसा वर्ड है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? और आराम से विद टाइम आपका आराम से स्मूथ हो जाएगा सब कुछ चीजें, आप टेंशन मत लो उस चीज को लेके, ठीक है? अब बात मुझे बताइए, क्या आपको डोमेस्टिक का मतलब और नेशनल का मतलब में फर्क आया? समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। सर डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। और नेशनल का मतलब क्या है? देशवासियों ने कहीं भी बनाया हो, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो देशवासी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल वाला पार्ट बोलेंगे। ये चीज एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ? अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हमें नेशनल इनकम भी निकालने बोल रहा है और जीडीपी भी निकालने बोल रहा है? और आगे जाके हल्का सा बड़ा हो जाओगे आप लोग, तो मैं आप लोग को डोमेस्टिक इनकम भी बता दूंगा, ठीक है? किसी को ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, वैसे तो इट्स टू फार फेच्ड, पर मुझे बताइए किसी को नेशनल इनकम को शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? वो जानने का मन है? बताइए। जैसे जीडीपी एक शॉर्ट फॉर्म है ना नाम का, तो नेशनल इनकम को अपन बोलते हैं, ठीक है? देख के डरिएगा मत, अभी याद नहीं होगा, बाद में याद हो जाएगा आपको। एन एन पी एट एफ सी, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बोलते क्या लिख दिया भैया, ठीक है? फॉरगेट अबाउट व्हाट एन स्टैंड्स फॉर, भूल जाओ, ये हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हियर एन डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर व्हाट? पी हमेशा क्या होगा? क्योंकि वहां भी प्रोडक्ट था, यहाँ भी प्रोडक्ट है। एंड ये क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसको। वो मार्केट प्राइस में था, ये फैक्टर कॉस्ट। मेरा समझ में आ रहा है आपको? उसका जो रेसिपी था ऑफ व्हाट? जीडीपी, वो बिल्कुल क्या था? अलग था। और नेशनल इनकम का रेसिपी क्या है? अपने आप में पूरा अलग है। ये इसीलिए अपना कंट्री जो है नेशनल इनकम भी निकालता और जीडीपी भी निकालता है। समझ में आया क्या? चलेगा। तनिष्क वहां से पूछ रहा है कि भैया जैसे जीडीपी होता है, वैसे उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसकी जगह हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं क्या? क्यूरियोसिटी है दिमाग में, देखते हैं हम लोग, खुद ही आंसर बताना आप लोग बाद में, ठीक है? चलेगा? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? दैट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाला है, वो क्या था? जीडीपी वाला। जीडीपी का मतलब एक बार लास्ट में बता दो आज के लिए, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब मुझे जानने का है देश का मतलब। आप लोगों को याद है किसी को देश का मतलब? सर देश के अंदर बोला, देश के अंदर बोला, देश के अंदर बोल रहा है। इस देश को आखिरकार क्या बोलेगा हम लोग? इसलिए देश का मतलब जाना जरूरी है या नहीं, मुझे बताइए। जो पिछला क्लास में पढ़ा था उन सबको याद होगा कि देश का मतलब क्या था और वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस था। बाकी लोग, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आ रहा है, आप लोग को बताया था कि देश जो आप सोच रहे हो देश है, वो अब हल्का हल्का वेरिएशंस के साथ है। इस देश को हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। बात समझ में आ रहा है? आर यू डेवलपिंग दैट वाई, कि मेरे को डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब जानना क्यों जरूरी है? सर बिकॉज उसके बिना मैं जान ही नहीं पाऊंगा कि जीडीपी कितना है। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है? देश के अंदर। और देश का मतलब मेरे लिए जानना जरूरी है। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो मैं सबसे पहले देश का मतलब जानने के लिए आता हूँ, आइए, ठीक है? आप लोग आइए शीट में एक बार के लिए, सिर्फ रीडिंग करेगा, धीरे धीरे आराम से रीडिंग करेंगे ताकि समझ ले आराम से पॉइंट को, ठीक है हिमानी जी? ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए हेडिंग में, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपका? डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हुआ है क्या? डेफिनेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ आपका? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए आपके शीट में भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए तो। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। मतलब सर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर बॉर्डर्स, मतलब याद है मैंने आपको कल लास्ट टाइम, वापस नहीं बेइज्जती कराऊंगा अपना, याद है ना इंडिया का मैप बनाया था मैंने? वो जो पॉलिटिकली जो इंडिया डिक्लेयर करता है, अरे बहुत खराब बनाया था मैंने, ठीक है, हद खराब बनाया था। तो ऐसे करके जो है ना, आप समझ गया ना आप लोग ड्राइंग, ठीक है? तो वो पॉलिटिकली क्या है, उसको इंडिया डिक्लेयर कहा गया है, उसको तो अपन इंडिया का पार्ट मानेंगे, ठीक है? वो तो मानेंगे। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गया, इंडिया मींस इंडिया बाय द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। समझ में आया क्या? पॉलिटिकली जो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिया का पार्ट मानेंगे या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। फिर आपको पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा कुछ ऐसा चीज आएगा, सेंसिटिव मैटर आएगा तो अपना नाक घुसाएगा ही। उसका नाम क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड नेशंस। वो अपना नाक घुसाएगा ही, वो बोलेगा आप अपना डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं, मैं बताऊंगा। और क्या गजब डेफिनेशन दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, वो तो ऐसा कोई भी जगह जहां पे इंसान, सामान, वस्तु आराम से फ्रीली घूम सकता है, दे कैन सर्कुलेट फ्रीली, वही घूमो।
लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच क्या लिखा हुआ है, पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, मतलब जहां तुमको को रोके नहीं कि इसके आगे जाना वर्जित है, मना है, वहां तक क्या है वो डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया क्या? तो ऐसा मस्त डेफिनेशन दे दिया यूनाइटेड नेशंस की, बोलते हैं चलो इको फ्रेंडली डेफिनेशन देते हैं हम लोग कि जहां आपका शरीर ऐसा लगता है और आपको उठा के नहीं लेके जाए, ठीक है, वो क्या हो गया आपका डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दो डेफिनेशन, एक तो सिंपल है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वाला पार्ट, ठीक है, या फिर नंबर टू क्या है आपका, ठीक है, पॉलिटिकल जो आपका एरिया जहां पे पीपल कैन सर्कुलेट फ्रीली। अब सुनिए, सब सीबीएसई वाला लोग है, आई थिंक ओनली 1 या 2 पीपल आर फ्रॉम सेवा, ठीक है, सेवा लोग के लिए तो डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछता है इस वाला पार्ट से, सीबीएसई के लिए मैं बताता हूं आपको, यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड सो मच ऑफ डेफिनेशंस नाउ, पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं पूछेगा नहीं, पूछता तो है ही, पहले आपके वहां पे डेट्स वगैरह भी लिखा हुआ होगा मेरे हिसाब से, देखो कि पूछा हुआ है कभी ना कभी, या पीछे देखो एक बार के लिए डेट्स लिखा हुआ है इस वाला शीट में, ये देखो जैसे कंपार्टमेंट 13 में आया हुआ है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है, उसका ये देखो दिल्ली 3, और ये देखो एक बार कितना बार आया हुआ है, 9, 15, 17, 19, दिख रहा है आप लोगों को, लिखा हुआ नहीं क्या ये वाला पार्ट, ठीक है, वो जो भी है, समझ में आया आपको, तो ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। बात ये है कि ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको एक स्पेसिफिक केस बता देगा और आपको पूछेगा कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे पूछता है आपको, या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो सीबीएसई है, धीरे धीरे अगर आप लोग पिछला 2-3 साल का ट्रेंड देखो, तो पेपर का थोड़ा सा चेंज किया वो लोग तरीका, वो लोग क्या कर रहा है, आपको केस बना के पूछेगा कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके तो अपने को समझ में आ जाएगा, बुक लेना है क्या, लिसन, तो मैंने क्या बोला सर, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, बात बिल्कुल सेम है सर। पहला चीज क्या है आपका, पहला चीज क्या है आपका, बताइए मेरे को एक बार के लिए, जहां पे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के हिसाब से क्या, ठीक है, नहीं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के हिसाब से जो इंडिया का कंट्री वाला पार्ट है वो, और यूनाइटेड नेशंस ने अपना क्या डेफिनेशन दिया कि जहां जहां पे एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे पीपल प्लेस एंड कैपिटल कैन मूव व्हाट फ्रीली। अब मेजर चीज जो कि अपन कल डिस्कस किया था, याद है आप लोग, कल मेरा लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था, परसों वाले क्लास पे, बराबर, इसमें 3 इंक्लूजन्स आता है जो अपने को मन से लगेगा कि वो देश का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट दिल को पूछेगा तो क्या बोलेगा उसको कि वो देश का पार्ट बनना चाहिए, तो ये आपका एक्सपेंशन क्रिएट करेगा टुवर्ड्स योर होराइजन, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखो, तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, एंड ऑब्वियसली अगर आपको सवाल पूछेगा तो इसी वाला पार्ट से पूछेगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय व्हाट, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय व्हाट, नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर व्हाट कंट्रीज। बात समझ में नहीं आया, क्या लिखा हुआ देखो, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय व्हाट, नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एग्जांपल सुनो, एयर इंडिया कहाँ का है, इंडिया का है, टाटा एयरलाइंस के अंदर कौन करता है, राइट, एयर इंडिया जो है वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन ऑपरेट कर रहा है, अपन रेसिडेंस प्रोवाइड ऑपरेट कर रहा है, चला कौन रहा है उसको, रेसिडेंस चला रहा है, ओन कौन कर रहा है, अपन कर रहा है। एयर इंडिया अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, मजा आया वो लोग, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, वैसे तो फ्लाइट उड़ कहाँ रहा है, इंडिया के बाहर, रशिया और यूक्रेन में, ठीक है किसका, इंडिया, ऑपरेट कौन कर रहा है, देश के बाहर है वैसे तो, अपने डेफिनेशन के हिसाब से तो देश के बाहर है, बट आप मुझे बताओ, भले ही वो देश के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, आपका टेक्निकल नॉलेज तो ये बोलता है कि ये देश के बाहर है, इसको इंक्लूड मत करो, बट आपका दिल क्या बोल रहा है कि यार वो सर्विस किसको दे रहा है, बाहर वाला को, बट है किसका, अल्टीमेटली वो फ्लाइट आएगा कहां पे, इंडिया में, पैसा कहां पे आएगा, इंडिया में। तो आप मुझे बताइए, भले ही वो बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, उसको फिर भी हम लोग किसका पार्ट माने, इंडिया का पार्ट माने या नहीं माने, ठीक है। क्या ये चीज रोड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इसके लिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ, ठीक है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, यानी ओन कौन कर रहा है उसको, रेसिडेंस, ऑपरेट भी कौन कर रहा है उसको, रेसिडेंस, एंड सर्व किसके बीच में कर रहा है, 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो भले ही एक फ्लाइट ऐसा हो या फिर एक शिप ऐसा हो जो 2 डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा है, बट अगर वो हमारा है, हमारा मतलब ओन एंड ऑपरेट कौन कर रहा है उसको, नॉर्मल रेसिडेंट, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। मेक सेंस, मेक सेंस, समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, तो पहला ये पॉइंटर हो गया आपको, ठीक है। नंबर 2,
ठीक है, एक खाली लाइन पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा आराम से आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है देखो तो, फिशिंग वेसल्स, पता है वेसल्स क्या होता है? क्या होता है वेसल्स? एग्जैक्टली, जो शिप्स अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज करता है उसको वेसल्स बोलते हैं अपन। ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेसल्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा हुआ है बताइए? ऑयल। ठीक है, ऐसे एमआई का प्रमोशन थोड़ा देरी तक करे। ठीक है, ऑयल, फिर नेचुरल गैस। ये जो आप गैस सोच रहे हो वो नहीं है ये, ठीक है, जमीन से निकलने वाला गैस है ये, नेचुरल वाला गैस नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रिग्स। ठीक है, रिग्स मतलब क्या हो गया? आपका टूटा भांगा जो पार्ट होता है ना, वो सब चीज है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म सुना है? कभी कभी क्या हुआ, कोई शिप चल रहा था, ठीक है, शिप का कुछ ब्रेकेज हो गया, कुछ हो गया, वही खराब हो गया, तो वो तैरते तैरते इंडिया के अंदर आ गया, होता है ना, उसको होता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो वो किसका पार्ट बनेगा? वो दिमाग में आता है ना आपका, तो वो सब पार्ट। फिर क्या लिखा हुआ? ऑपरेटेड बाय व्हाट? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द। मुद्दा ये है कि इंटरनेशनल वाटर है क्या? आप मेरे को बताया था आपको कि जब भी मैंने इंडिया का पार्ट कहा था आपको, जब भी मैंने इंडिया कहा था आपको, तो हम लोग ज्योग्राफिकली जो है लैंड एरिया को सोचता है कि हाँ ये इंडिया है। पानी का क्या? पानी में कंफ्यूजन होता है ना कि पानी का कौन सा एरिया इंडिया का पार्ट है। एग्जाम्पल, आपने न्यूज सुना है? आर्टिक ओशन जो है, आर्टिक ओशन, ठीक है, उसका पानी जो जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह, जितना भी उसका आइस वगैरह है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि आर्टिक ओशन जो है वो एकदम अनडिस्कवर्ड एरिया है, तो वहां पे बहुत हाईली पोटेंशियल है कि वहां तेल वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कुछ मिल सकता है वहां पे, बराबर। ठीक है, अब रशिया जो है उसको बड़ा एडवांटेज होने वाला है बिकॉज ऑफ द आर्टिक ओशन का ये जो पिघल। ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपके लिए खराब होना चाहिए हमसे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, इट्स अ बैड थिंग। बट बोलता है रशिया के लिए बहुत आराम है। एक तो बोलता है ट्रांसपोर्टेशन इजी कर देगा वो रास्ता का, सेकंड बोलता है ऑयल्स वगैरह में बहुत एडवांटेज हो जाएगा। बट आर्टिक ओशन तो बहुत बड़ा है, आर्टिक ओशन तो बहुत बड़ा है ना भाई, सही बात है या नहीं है? तो क्या पूरा आर्टिक ओशन रशिया का है क्योंकि रशिया उसके बॉर्डर्स में है, इसकी वजह से क्या पूरा आर्टिक ओशन है? दिमाग में है। और अगर पूरा नहीं है तो कैसे एडवांटेज हो रहा है? कंफ्यूजन आ रहा है नहीं आ रहा है? किस तरीके से सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मूव हो सकता है? सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। तो आपको दिमाग में आ रहा है नहीं? आपको पता है रशिया का ये नहीं आया तो इधर कहीं पे आपका आर्टिक ओशन होगा, यहाँ पे कहीं पे, तो आर्टिक ओशन है भाई, कितना बड़ा होगा? ओशन अगर है तो कितना पार्ट रशिया का पार्ट माने अपन? ठीक है, ये भी कंफ्यूजन है हल्का हल्का। ठीक है, किसी किसी को 12 नॉटिकल माइल्स का आइडिया है, बट आज हल्का हल्का मैं आपको और बताऊंगा कि क्या होता है इसके बियॉन्ड, जानना है किसी को? मैंने तो बताता हूँ पूरा, ये तो 12 नॉटिकल माइल्स बना के उड़ा देगा। बोलो, आधा अधूरा नॉलेज चाहिए क्या या पूरा चाहिए? पूरा, चलो आओ देखो। अब इंडिया का आपको देखो, मैं बताता हूँ आपको आगे जाके, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था आपको, अगर आप आज तैयारी कर रहे हो कि मैं सिर्फ गुवाहाटी में ऑपरेट कर लेता हूँ कहीं ना कहीं तरीके से, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आप कमाना कब शुरू करोगे, काम करना कब शुरू करोगे? एटलीस्ट 5 से 6 साल बाद में, 5 इयर्स तो मिनिमम है। ऐसा नहीं कि आप लोग शुरू नहीं कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं, जैसे कि यूथ आजकल मिलियनर्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा यार, आप लोग करो, अच्छा बात है। बट अगर आप मिनिमम बताओ तो 4 साल तो चाहिए। ठीक है, 3 से 4 साल, 5 साल चाहिए। आप देख रहे हो 2 साल के अंदर कितना ट्रांजिशन हुआ है, हाउ मच थिंग्स हैव चेंज इन द लास्ट 2 इयर्स। आपको लग रहा होगा बहुत सटल चेंज है, बट यू आस्क अ पर्सन हु इज फ्रॉम आवर एरा, हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखा है भाई होते हुए। फ्रॉम पीपल एडमेंट टू पे कैश पेमेंट्स, टू पे क्या अभी कैश क्या है, यूपीआई दो रे। वही सेम इंसान जो बोलेगा नहीं तो हम तो कैश से डील करेगा खाली, वो बोलता है आज यार हमको कन्वीनियंस होता है, यूपीआई दे देता है, सर यूपीआई दे देता है। समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस, एवरीबॉडी इज चेंजिंग। और ऐसा है कि अब ऐसा हो गया ना, लोग या तो शौक से चेंज कर रहे हैं, या तो दे आर फोर्सिबली बीइंग चेंज, कि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो द एरा इज कंप्लीटली चेंजिंग। तो आपके लिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि आप कैसे अपने मार्केट, बिकॉज आज के डेट में मार्केट इतना रहा ही नहीं, आपके प्रोफेशन के ऊपर है। अगर आपका सही प्रोफेशन है, सही लिंक है, सही चॉइस है, तो आपका प्रोफेशन यू नेवर नो कहां तक एक्सपांड करेगा। एंड अगर आप लोग किसी दया से, क्योंकि मैक्सिमम जो आजकल रेट में इंडिया ग्रो हो रहा है, आपको पता रहना चाहिए कि आपका इंडिया में गवर्नमेंट किसको फेवर कर रहा है। गवर्नमेंट इज फेवरिंग टुवर्ड्स आईटी सेक्टर, अभी आपको पता होगा, या फिर बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर इन जनरल। तो अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो आपको तो कोई ज्योग्राफिकल बैरियर ही नहीं है, आप यहाँ इंडिया में बैठ के किसी को भी सर्विस दे दो। सही बात है या नहीं? बिकॉज थिंग्स हैव बीन चेंजिंग वेरी फास्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो आपको मतलब जानना जरूरी है। मैं बोलूंगा इतना टेक्स्ट पढ़ के भी मतलब नहीं है, आपको थोड़ा और एक्सपांड करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो मैं जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसके बारे में क्या पता हम लोग, देखो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा शायद वो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम्स के लिए, हल्का सा बियॉन्ड के लिए आपको काम आएगा। मैंने पर्टिकुलरली बोला सीयूटी वगैरह का काम आ जाएगा आपका, ठीक है। बट उसके बियॉन्ड अगर कुछ करना है तो बात बैठना आराम से, बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। समझ में आए? तो आप मुझे बताइए, ये इंडिया का जमीन वाला एरिया हो गया,
ये कौन सा जमीन हो गया? इंडिया का जमीन वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहां से बियॉन्ड क्या आएगा आपका? ठीक है, पानी आएगा इंडिया से नीचे बाबू। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ बंगाल, यहाँ था ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, इंडिया में से, इंडिया का पोर्शन में से, जो आप लोगों ने बहुत जनों ने कहा यहाँ पे, अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स। ये 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, किसको उसको पता है? बताओ तो खाली, खाली वर्ड सुना है बस। ओके, यू हैव हर्ड, ये क्या है? अच्छा, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द ओशन वाला जो एरिया था ना, ओशन गलत बोला ना, वाटर का जो बॉडी होता है उसको कैलकुलेट करने का मेजरमेंट है। इसको अगर हम लोग किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें, इट इज अराउंड 24 किलोमीटर्स। ठीक है, 23-24 किलोमीटर, आप लोग गूगल कर सकते हो एक बार के लिए कि समथिंग वही 24 किलोमीटर्स अराउंड। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वो क्या होगा? 24 किलोमीटर्स जो है, मतलब इंडिया के जमीन वाले एरिया से लेकर 24 किलोमीटर तक, मोटा मोटी 24 किलोमीटर्स तक, यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ वॉट? इंडिया। मतलब कि आप अगर बाई चांस गोवा जा रहे थे, गोवा में डुबकी मारने गए, डुबकी मारते 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 मारते, पहला बात तो अगर ये मार लिया वहां तक तो अलग ही बात है। बट अगर बाई चांस आपके अंदर देवी माता घुस गया और आप चले गए, तो 24 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही। बट गरिमा जी, अगर आप 12 नॉटिकल माइल की एक कदम आगे चले गए, तो आप टेक्निकली क्या हो गए? शी हैज बीन एक्सपोर्टेड। सच बता रहा हूं, अगर कोई शिप यहां से गया है और वो पार हो गया, और उसके पास कॉल आया, नहीं 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 वापस आ जा, कोई फायदा नहीं है भेज के, तो टेक्निकली उसको एक्सपोर्ट कर दिया सामान को आपने, और इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक्सपोर्ट में काफी फायदा है। उसको नहीं भेजेगा तो अलग बात है, वो उसको शायद हम लोग से रुपया ले ले हम लोग, अलग बात है। बट एक्सपोर्ट वाले केस में क्या होगा? नॉर्मली आपको सब्सिडीज वगैरह मिलता है, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का वेवर मिलता है, और इंपोर्ट ड्यूटी जो इंडिया इंपोर्ट्स इंकरेज नहीं करता इतना, आपको वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, आपको फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा। एंड ये सारे फॉर्मेलिटी ऐसा है कि आज भी बड़े स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोच लिए कि आपको लगा कर लिया। तो शी हैज बीन टेक्निकली एक्सपोर्टेड, यू हैव टू इंपोर्ट हर बैक। समझ में आया? ये विदेश चली गई है, बाहर वापस बुलाना पड़ेगा इसको। वो बीच का हैंगिंग वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ कोई कंट्री है, बीच में वाली पानी है, तो किसका मानेगा? ये कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा ना, इसको पानी में थोड़ी ना रह जाएगा ये। ठीक है, तो जहां पहुंचेगा टेक्निकली वहां एक्सपोर्ट हो गया ये। समझ में आया आपको? अब तो तुमको एक्सपोर्ट जरूर करना है इसको। अच्छा, प्लानिंग है। अब सुनो क्या हुआ। ठीक है, खुरापति दिमाग तो है ही, आपको पता है। ठीक है, लोगों का यहाँ पे खुरापति दिमाग चल रहा है कि ये तो बढ़िया काम हो गया, 24 किलोमीटर तो कितना ही है। ठीक है, शिप मारेगा, फटाफट भागे लेके जाएगा, मैं स्ट्रगल करने का सोचेगा, एक गाता सोचा, मस्त। ठीक है, कि हम 12 नॉटिकल माइल के बाद क्या करेगा? आगे चला जाओ, तो इंडिया के बाहर चला गया, और आपको पता है इंडिया के बाहर अगर चला गया तो इंडिया का कंट्रोल नहीं है। एक बार सोचो, हाँ, 24 किलोमीटर उतना भी दूर नहीं है, तो आपको पता होगा, पानी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसे तो दूर ही है। तो सोचो 24 नॉटिकल माइल तक तो फॉलो किया आपको। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि कोई रास्ता बना हुआ है ऐसे, कि हाँ ऐसे कोई रस्सी नहीं बांधा हुआ है। ठीक है, मार्केचर दिया हुआ है हल्का के, इसके बियॉन्ड होगा मोटा मोटी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, एस्टिमेटेड ही चल रहा है। ठीक है, सोचो 24 किलोमीटर क्रॉस कर दिया बारिशा, ये वहां से चला गया, वहां से पहुंच गया, और यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो रुका हुआ है ऐसे, और ये बोल रहा है, आओ, क्या हुआ, आओ। ऐसा अगर दिक्कत है तो इंडिया का खराब प्रेस्टीज खराब होगा, नहीं मुझे बताइए। ठीक है, इसीलिए ये चीज ना हो कि ये आके ऐसे से ना करे, तो इंडिया को एक्स्ट्रा पावर दे दिया, इंडिया नहीं मतलब कोई भी कंट्री को एक्स्ट्रा पावर दे दिया। पावर ये दे दिया कि 12 के बाद, तो 12 के अंदर अंदर वाला जो पानी है उसको क्या बोलेंगे अपन? इंडियन वाटर्स। उसके बियॉन्ड क्या है आपका? इंटरनेशनल वाटर है, आप इंटरनेशनल वाटर पे हो, बट आपको पावर दे दिया कि और 24 नॉटिकल माइल, यानी टोटल कितना हो गया? 24 नॉटिकल माइल्स तक यू आर अलाउड टू चेज अ शिप। आप अलाउड हो, आपको पकड़ के लेके आ सकता है इंडिया के अंदर। समझ में? 20 आपको आगे जगह प्लान बने कुछ तो मैं ही बता दिया आप लोगों को, जहां दौड़ना है कुछ अराउंड 42 किलोमीटर के बाद ही जाना। ठीक है, और वो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, तो थोड़ा पकड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है आज के डेट में। ठीक है, तो 24 नॉटिकल माइल्स तक यू आर अलाउड कि आप शिप को पकड़ो, आप सीज करो, आप पेनल्टी चार्ज करो, ये सब आपके ऊपर हाथ में है। किसी ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखा हो तो यही दिखाया था उसमें, कि वो पोर्ट वाला लोग ने पकड़ लिया था वहां पे, क्योंकि वो 20 नॉटिकल माइल्स के क्रॉस कर दिया था उसको। ठीक है, समझ में आया? अब मुद्दा ये है कि मेरे को तेल निकालने का है। मेरे को क्या निकालने का है? तेल निकालने का है। ठीक है, अगर तेल निकालना है मेरे को, तो ये विद इन द घाट के सामने रहता है क्या तेल? कैसे उठाया तेल आ गया, ऐसा अवेलेबल होता है क्या?
आपको पता है ना, ओशन का डीप सी में जाके चेक करना पड़ता है कि वहां पे ऑयल कंटेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से तेल निकालना पड़ता है। तो क्या आसपास में तेल मिलेगा क्या मेरे को? नहीं मिलेगा। बट मेरे को क्या निकालना, तेल निकालना, कोई नेचुरल गैस वगैरह है वो सब निकालने का है, कोई पत्थर वगैरह ढूंढने का है वो सब निकालने का, मेरा शिप चला गया, शिप को लेकर आने का है। तो उसके लिए हर कंट्री ने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, 120 नहीं है, ठीक है, टिल 200 नॉटिकल माइल्स, कितना बोला मैंने? टिल 200 नॉटिकल माइल्स। अगर आप अपने शिप को भेज रहे हो, अगर आप अपने काम को भेज रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ गैसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, तो आप टेक्निकली कहां पे हो अभी? इंटरनेशनल वाटर पे हो। बट इंटरनेशनल वाटर में होने के बावजूद भी आप अपने आप को इंडिया के अंदर ही मान सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई भी पर्पस के लिए चला गया, आपका पर्पस क्या होना चाहिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस, ये सब। तो आप भले ही इंटरनेशनल वाटर में हो, तभी भी उसको हम लोग क्या मानेंगे? देश का पार्ट ही मानेंगे। अब समझ में आया रशिया को कैसे एडवांटेज होगा? रशिया को शायद 24 किलोमीटर में एडवांटेज नहीं होता, या 42 किलोमीटर में, 43 किलोमीटर में नहीं होता, बट 200 नॉटिकल माइल कैलकुलेट कर लो कितना होता है। 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स जो है आपका, उसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स ह्यूज नंबर। कितना होगा 200 नॉटिकल माइल का अराउंड? देखो तो कितना हो रहा है। अराउंड 24 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, कितना? 4800 किलोमीटर। दिस इज ह्यूज नंबर, राइट? ठीक है, तो 4800 किलोमीटर अराउंड तक आपको अलाउड है क्या नेचुरल गैस वगैरह निकालना? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली बता दिया आपको, और ये हर कंट्री के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। जब कंट्रीज लोग आपस में डिवाइड करा था, पानी वानी का पार्ट बताया था, तो आपस में कंट्रीज ने एग्री कर लिया था। हाँ सर। नहीं, ऐसा होता नहीं है। नहीं, नेपाल के लेफ्ट साइड में तो पानी होगा ही, ये बीच में सर्कुलेटेड है पूरा। नहीं है तो उतना ही है पानी, पर उतना ही एरिया है उसका। अच्छा, उसमें क्या होता है बताता हूँ आपको। ठीक है, उसमें क्या होता है आपके जनरली, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल स्पेसिफिकली कंट्री हो गया, क्योंकि वो कंट्री एक्चुअली होना नहीं था, वो बन गया, वैसा वाला बात है। ठीक है, तो अब नेपाल वाला केस में क्या था, इंडिया के साथ में एमओयू किया हुआ उनका, कि जो पानी का चीज होता है वो वहां से ले लेता है, इसलिए नेपाल इंडिया भाई भाई। ठीक है, तो वहां से ले लेता है। पाकिस्तान के पास पानी है ना, पानी तो है ही, मंगवा तो सकते हैं ये पानी। चाइना है उनके पास, और पानी है पाकिस्तान में, नहीं तो फ्लड कैसे आता है इतना? अरे तो वर्ल्ड मैप को मत देखो ना, वो वर्ल्ड मैप को देखने से लगता है कितना ही पानी है, लगे बता रहे बहुत पानी रहता है कभी कभी। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में नहीं हुआ, कंट्रीज के बीच में, इन कंट्रीज में, जो कंट्रीज के बीच में पानी का एकदम होता है ना बॉर्डर में, जैसे अपन बॉर्डर्स में है पानी का, ठीक है, रशिया बॉर्डर्स में है, यूएस बॉर्डर्स में है, इनके बीच में लड़ाई हुआ था आपस में कि कितना पानी का पार्ट माने अपन। समझ में आया आपको? उस जगह में आता है। ठीक है, लड़ाई जो होता है अल्टीमेटली, बट दे आर सेटल्ड इट। ठीक है, और आप देखिएगा इसमें भी लड़ाई होगा आगे जाके, वंस दे स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग, दे विल से कि हमारा राइट्स है, यूएस बोलेगा ये तो अगेंस्ट द वो है, क्योंकि ये तो अनएक्सकवेटेड एरियाज है, तो इसमें तो हमारा राइट भी होना चाहिए, वर्ल्ड राइट। उस तरीके से लड़ाई झगड़ा होने वाला है उधर वाला एरिया में। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि रशिया नोज द फैक्ट कि अगर वो कंट्रोल कर लेगा उसको, ठीक है, तो इट विल बिकम अ सुपर पावर, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो यूएस बोलेगा, बोले क्या है, हलवा में है क्या हमको? ठीक है, ये उनको मजा आएगा जिसको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है थोड़ा सा, उनको मजा आता है सब पार्ट सुन के कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कंट्रोल करता है, क्या करता है, बड़ा मजा आता है कुछ कुछ पार्ट्स जो है। ठीक है, आइए देखिए अब क्या लिखा हुआ, अब रीडिंग करो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ, देखो तो। फिशिंग वेसल्स, ठीक है, ऑयल्स, नेचुरल गैस, ऑपरेटेड बाय हुम, मतलब अपन ऑपरेट कर रहा है, ऑफ अ कंट्री इन द, कौन सा नॉटिकल माइल्स? 200 नॉटिकल माइल्स तक। 200 नॉटिकल माइल में मतलब हम लोग कहाँ पे, इंटरनेशनल वाटर में है। बट अगर अपना पर्पस क्या है, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस अपन ऑपरेट कर, रिलायंस पता है ना, रिलायंस पेट्रोकेमिकल जो है आपका, पेट्रोलियम, उनका सेटअप किया हुआ है ओशन के अंदर, तो थोड़ी ना इंडिया में किया हुआ, तो इंडिया के बाहर ही किया हुआ, इंटरनेशनल वाटर में किया हुआ है। बट क्योंकि वो इंडिया के तरफ ऑपरेट हो रहा है, इंडिया के लिए तेल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह निकाल रहा है, तो उसको हम लोग इंडिया का पार्ट ही माने। फेयर एनफ, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और नंबर 3 क्या लिखा हुआ है देखो, एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। याद है आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाइना के बॉर्डर्स में है इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भले ही वो इंडिया के अंदर नहीं है, चाइना के बॉर्डर्स में है वो तो, बट फिर भी आप मुझे बताइए किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है। पता ना आपको, एक कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है ना, एग्जैक्टली।
समझ में है ना? जो अपने पास है उसका बात नहीं कर रहे, जो उनके पास है उसका भी लाइन ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल करता है कि लड़ाई नहीं हो जाए आपस में, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, एक सवाल है आपसे, चलो ओपन सवाल। ठीक है, आज आंसर देने का दरकार नहीं है। आप लोग का एमयूएन वगैरह आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें ऐसे एक नॉर्मल टॉपिक। ठीक है, वाई इज कश्मीर सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान? ठीक है, ओके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से आए, मतलब करेक्ट पॉइंट, ये जो बोल रहे हैं वो सही पॉइंट है, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी कनेक्टिंग पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम। बट व्हाई इट इज सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? आप सोच रहे हो ना मन में कि इतना क्या लड़ाई कर रहे हैं हम लोग इतना साल से। स्ट्रेटेजिक पोजीशन होता है और अपने लोग वो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। चलो ठीक है, इसके बारे में एक बार ओपन डिस्कशन आप लोग के लिए। ठीक है, चलेगा? फेयर एनफ। व्हाई इट इज स्ट्रेटेजिकली सो इंपॉर्टेंट फॉर अस? ठीक है, चलेगा? अब आए, जितना लोगों को रिएक्शन देके लग रहा है कि लोगों ने इतना तो पता नहीं किया, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, तो आप पता कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स फॉर नाउ कि क्या होगा ये इतना पता ही नहीं है आपको। एग्जाम्पल अगर सोचो, वर्ल्ड गोज ऑन अ न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, व्हाट इज द, हम लोग का पता है, हम लोग का जो नेचर है कंट्री का, अपना कंट्री विल नेवर स्ट्राइक फर्स्ट, पता है आप लोगों को? इंडिया नेवर स्ट्राइक्स फर्स्ट। हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली महात्मा गांधी फिलोसॉफी, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड दैट वे कि इंडिया कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, वो चीज दैट्स अ थॉट, एथिक्स है उनका। तो व्हाट इफ द अदर पार्टी स्ट्राइक्स, हाउ आर यू अबाउट टू काउंटर फॉइल, और होगा क्या? बिकॉज वी आर ऑन अ वर्ज ना, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसे तो चीज होना नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बट क्योंकि कुछ नहीं बचने वाला, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है उस पर भी चलाएगा तो। अब बात बताओ, तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन डिस्कस, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए, एम्बेसीज क्या, कंसल्टीज एंड एम्बेसीज क्या होता है? इंडियन एम्बेसी अगर बाहर में, इंडियन एम्बेसी अगर बाहर में, आपको पता ना, हर कंट्री जिसके साथ में इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशन है, दे हैव अ एम्बेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसराइल में अपना एम्बेसी है, यूएई में अपना एम्बेसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सब कंट्रीज में अपना एम्बेसीज है। वो एम्बेसीज किसको सर्व कर रहा है रे? इंडिया को सर्व कर रहा है। तो वो भले ही इंडिया के बाहर है, पर उसको हम लोग इंडिया का पार्ट माने या नहीं माने मैडम? मानेगा ना, सही बात है। सर्विस किसको दे रहा है? अपने को। हाँ माना, वो अपना जमीन के अंदर नहीं है, बट सर्विस किसको दे रहा है? अपने को दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली कंसल्टीज, पता है आपको, सिमिलर होता है आपको कंसल्टीज वाला पार्ट भी। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स क्या हुआ कि इंडिया के बाहर इंडिया को गार्ड कर रहा है, तो वो उसको नहीं माने इंडिया का पार्ट, हम नहीं बोल, तो उसको अलग करना है। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा नीचे में, बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आर्मी वालों को नहीं मानेगा अपना, मानेगा ना, तो उसको हम लोग इंडिया का पार्ट बाहर होने के बावजूद भी इंडिया का पार्ट मानते हैं। समझ में आया? तो ये तीन इंक्लूजन्स है, जो कि यस, टेक्निकली इट इज आउटसाइड द कंट्री पॉलिटिकल फ्रंटियर, बट उसको हम लोग इंडिया का पार्ट मानते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम क्या था? इकोनॉमिक टेरिटरी। बिकॉज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी का बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइएगा, मैं अब आप थोड़ा एडवांस हो चुके हो, हल्का हल्का 1%, तो आई वॉज कॉलिंग इंडिया इंडिया इंडिया, ये इंडिया नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? इंडिया का मतलब तो आज भी जो आप सोच रहे हो वही है। ये क्या है? इंडिया के हिसाब से व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, जब हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी वगैरह। बात समझ में आया? जब भी मैं वर्ड डोमेस्टिक कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? थोड़ा दिमाग ब्रॉड हुआ हल्का सा कि क्या हो रहा है आपका? बताइए। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, यूनाइटेड नेशंस ने अपना नाक लगाया, क्या बोला? एक जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है, जहां पे कैपिटल, इंसान वगैरह कैन सर्कुलेट फ्रीली। तीन इंक्लूजन्स, नंबर वन क्या था? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम, नॉर्मल रेसिडेंस इन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। समझ में? टू और मोर कंट्रीज मतलब यूएस, यूए, यूएई और यूक्रेन, तीनों को सर्विस दे रहा है इंडिया, तो भी इंडिया का पार्ट मानेगा। मेन पार्ट क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम, नॉर्मल रेसिडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सर्विस कहीं भी तो फर्क पड़ता नहीं। नंबर टू क्या है? ये फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, सॉरी ये नहीं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह कहाँ पे? इन द इंटरनेशनल वाटर। ऑपरेट कौन कर रहा है? रेसिडेंस कर रहा है। नंबर थ्री क्या है आपका? एम्बेसीज, मिलिट्री कंसल्टेंसीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड अब्रॉड। समझ में? इसमें दो एक्सक्लूजन्स भी है, कि वो इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी इंडिया का पार्ट नहीं होता है। सर क्या क्या है देखो तो, नंबर वन क्या लिखा हुआ है? एक तो अगर इंडिया में बाहर का एम्बेसी है, यूके का एम्बेसी इंडिया में बना हुआ है, पाकिस्तान का एम्बेसी इंडिया में बना हुआ है, नेपाल का एम्बेसी इंडिया में बना हुआ है, सोचो क्यों बनाया पता नहीं, पर बना है। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग, अगर वो बना के रखा है, ठीक है, तो सर्विस किसको दे रहे हैं? बाहर का। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो है, उसको मार्ट हम लोग नहीं मानेंगे। और इस जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ देखो तो पहले, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है देखो तो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एच ओ,
ये अपना ऑफिस अगर इंडिया में सेटअप कर रहा है, ये किसी का है क्या? ये ऑफिस किसी का है क्या? ये तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे है, हम सब कंट्री के लिए है। सारा कंट्री के लिए, तो उसको इंडिया का पार्ट क्यों मानेगा अपन? तो इनकी ऑफिस अगर इंडिया में है, भले ही वो न्यू दिल्ली में है, मुंबई में उसके ऑफिस बने हुए हैं सोच एग्जाम्पल, तभी भी हम लोग उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी हम लोग उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। बात समझ में है? दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव डन, थोड़ा बड़ा है अमंग दी अदर्स, सबसे बड़ा यही डेफिनेशन है टू बी वेरी फ्रैंक। समझ में आया आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी? एक दो बार जब रिपीट करेंगे हम लोग, तो अपने आप आपको लैंग्वेज आ जाएगा, ट्रस्ट मी। हल्का हल्का तो अभी दिमाग में बैठ ही गया होगा। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, दूसरा दूसरा तरीके से वर्ड याद हुआ या नहीं हुआ? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, सर्कुलेट फ्रीली, तीन इंक्लूजन्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय whom? नॉर्मल रेसिडेंस इन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। नंबर टू क्या बोला मैंने? फिशिंग वेसल्स, रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह कहाँ पे, कौन ऑपरेट करेगा? ठीक है, रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस। नंबर थ्री क्या था? कंसल्टीज, ये सब जो है ना, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स कहाँ पे? ठीक है, लोकेटेड अब्रॉड। इंडिया का कहाँ पे है? बाहर में है। और दो एक्सक्लूसिव, इसी को उल्टा कर दो, पाकिस्तानी एम्बेसी, याद है ना मुन्नी? ठीक है, उसका अगर इंडिया में था तो उसको कहाँ मानेगा अपन? बाहर का मानेगा। और यही सेम चीज यूनाइटेड नेशंस वगैरह छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। मुझसे आप एक और ऑफ टॉपिक पूछे, आपको सवाल, आपको चैप्टर का ही पार्ट है, पूछे? चलो पूछते हैं। अभी मुझे बताओ, $1 कितना रुपया का होता है? 81 मान ले। और अगर $1 85 हो गया, अच्छा है या खराब है? चलो पढ़ा हुआ वालों करे। ओके, सिर्फ वैल्यू वाइज बताओ, वैल्यू वाइज देख के बताओ। देखो, हम बता रहे हैं कैसे, देखो पहले 81 था, अब 85 हो गया, बढ़ गया ना 4। अच्छा है, ऐसा कोई सोच रहा है? मैं पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ कि उसकी वजह से क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म डिस्कशन है, वो बाद में करेंगे आराम से, वो मैं आराम से समझाऊंगा आपको। हाँ, वैल्यू वाइज बताओ हमको कि अच्छा है या बुरा है, बस इतना ही जानना है हमको। अच्छा है, क्योंकि वैल्यू पहले से बढ़ गया। बुरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपन को माथा में कंफ्यूजन आता है, ऐसा नहीं कि किसी को आता नहीं है वाला पार्ट, सबको आता है ये वाला पार्ट, ऐसा नहीं, पर दिमाग में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो तो दिख रहा है, देखो करेंसीज, एक डॉलर भी है, एक रुपीज भी है। ठीक है, अपना सगा कौन? आपको ध्यान खाली अपने ऊपर के ऊपर देना। देखो सुनो, जिंदगी में भी आपके साथ में कभी कभी होता है, ठीक है, कि आपको ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? अपने वाले के ऊपर। पर जब अपना वाला साथ में रहता है तो ध्यान किसके ऊपर जाता है आपका? दूसरा वाला के ऊपर। आप बोला है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। समझ में आया ईमानी? वो तो मैं तो दोनों में ध्यान नहीं देता है। अच्छा ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मुझे बताइए, देना किसके ऊपर ध्यान है अपने को? अपने वाले के ऊपर। आपको ध्यान किसके ऊपर नहीं देना है? दूसरे वालों के ऊपर। बड़ा शर्मा रहा है, लोग बाग हाथ पीछे से, इस बार बोलेगा तो हम लोग को पकड़ लेगा। ठीक है, अब अपना वाला कौन है यहाँ पे? अरे मैं रुपया का हिसाब से बोल रहा हूँ रे, आप लोग क्या सोच रहे हो? ठीक है, रुपीज अपना है ना, तो आप देखो। और दूसरा वाला जो है, ऐसे भी जीवन में आपके लिए क्या रहता है? समझ में आया ना? ठीक है, जिसको समझ में आया बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बस अज्यूम कर लो कि दूसरा कोई भी करेंसी अपने लिए क्या है? चॉकलेट है। वैसे भी रियल लाइफ में दूसरा चीज चॉकलेट ही होता है। ठीक है, तो चॉकलेट जो है, मान लो एक बार के लिए कुछ कुछ पार्ट बोल के फटाफट निकल जाना चाहिए, और ताकि लोग बाग सोचता रहे बैठ के, फिर बाद में धीरे धीरे जब रियलाइज करेंगे क्या बोला, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और जिसको समझ में नहीं है, आप लोगों को पता है क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, क्या देखना है आप लोगों को? हाँ। अब मुझे बताइए, पहले एक चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए आपको? 81। क्या था, डाउट है क्या चॉकलेट वाला पार्ट में? समझा देगा तो समझ में पक्का? श्योर? तो ठीक है, आप ठीक है। आप मुझे बताइए, पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ा था अपने को दिशा? 81। अभी कितना देना पड़ रहा है? तो चॉकलेट महंगा हुआ ना, मतलब अपना करेंसी क्या हो गया? सस्ता हो गया ना, क्योंकि अपने को पहले 81 रुपीज में एक चॉकलेट मिल रहा था, अभी उसी चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 85। टेक्निकली द वैल्यू हैज इंक्रीज, बट अपने जब रुपीस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हो गया है? गिर चुका है। ठीक है, और क्योंकि आप लोग क्या बनने वाले हो? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बनने वाले हो, आगे जाके अच्छे से बनोगे आप लोग। इकोनॉमिक्स का एक गोल्डन रूल है, ये देखते हुए ये मत कहेगा ये खराब है, ये अच्छा है। अपने जिंदगी सबसे बढ़िया जो बोलता है ना, ये जो चीज बताता है आपको इकोनॉमिक्स, वो ये बता रहा है आपको कि आपको हमेशा जिंदगी में यही सुना होगा कि या तो ये चीज सही है या तो गलत है, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, सिंपल।
ठीक है। बट मैं आपको सत्य बताता हूँ जिंदगी का, जो आपको रियलाइज कर लो, जिंदगी हमेशा क्या होता है, इकोनॉमिक्स की तरह होता है, इट इज अ ग्रे एरिया। वो आपके ऊपर है साहब, कि आप कैसे जज करोगे उसको। सही बात है नहीं? कोई ब्लैक और व्हाइट वाला सिस्टम ही नहीं होता। कैसे बताए, कैसे, कौन बोला जजमेंट में? आप मुझे बताओ, आपको एग्जाम के पहले एक दिन पढ़ना है, आपका दोस्त बीमार है, बहुत क्रिटिकल एग्जाम है आपका, पढ़ना भी जरूरी है, और दोस्त भी बहुत बीमार है, बहुत अच्छा दोस्त है, गजब दोस्त है, बोलो कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट है, बताओ। दोस्त के पास जाओगे तो पढ़ना वाला चीज खराब हो जाएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है कि आपका करियर पीछे चला गया। अगर आप पढ़ाई करोगे, दोस्त के पास नहीं जाओगे, तो सेल्फिश हो आप, दोस्त का नहीं सोचा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द, क्योंकि आप लोग बड़े होने वाले हो आगे जाके, तो ये चीज को डिमार्केट करना बंद कर दो कि ये गलत होता है, ये सही होता है, ये चॉकलेट खाना गलत है। समझ आ रहा है आपको? तो वो ग्रे होता है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वैल्यू खराब हो गया हो इंडिया का इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडिया नॉट सर्वाइविंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आप बोलोगे जिस करेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है वो करेंसी स्ट्रांग है, बोलो। जिस करेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है वो कंट्री स्ट्रांग है, बोलो हाँ या ना। इफ somebody agrees, if somebody agrees, ठीक है, इट इज अ गुड थिंग कि पीपल हैव इंटरेस्ट इन दिस पार्ट। ठीक है, इफ यू पीपल एग्री कि भैया जिसका वैल्यू ज्यादा वो अच्छा कंट्री, तो नियम से तो यूके का वैल्यू, पाउंड का वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, पाउंड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो नियम से तो यूके का जो कंट्रीज है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री होना चाहिए, सबसे ट्रेडेबल कंट्री होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। जापान का जो वैल्यू है, जापान का वैल्यू जब अपन इंडिया से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। मैं वैल्यू मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, वैल्यू मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू बोल रहा, एक्सचेंज वैल्यू बता रहा हूं, कम है। बट क्या जापान एक छोटा मोटा कंट्री है? तो एक्सचेंज रेट अपने आप डिटरमाइन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, एक्सचेंज रेट अपने आप डिटरमाइन नहीं करता कि वो कंट्री अच्छा है या बुरा। हाँ, वो कुछ हद तक आपका मूवमेंट बता रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, वो एक सिंगल पैरामीटर को आप नहीं मान सकते। मैंने खाली आपको एक कैरेक्टरिस्टिक में जज कर लिया तो सही होगा क्या? क्या पता उसके अंदर 5 अच्छा खूबी हो, क्या पता उसके अंदर 2-3 और अंदर बोलता है ना वो प्रॉब्लम्स हो। तो आई कैन नॉट जज बाय द एक्सचेंज रेट, बट दिस विल हेल्प मी। बात समझ में आया आपको? तो आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, बिकॉज पहले के कंपैरिजन में हमें ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कंट्री की हालत खराब है। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, पक्की बात। इसके ये याद रहेगा आप लोगों को जब मैं आगे डिस्कस करूंगा, कुछ कुछ पिन पॉइंट्स पे छोड़ के जाऊंगा आपके पास पे, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को याद रहेगा नहीं रहेगा। बात समझ में आया? सिंपल है एकदम। द गोल इज टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। सही बात है, पक्का बात सही है। अब मुझे बताइए, ये बात क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? एनीबडी हु नोज कि एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होता है? ये जो 85 आया कहाँ से आया? आज के डेट में डिमांड सप्लाई होता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली डिमांड सप्लाई, अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है कंट्रोल करता है। बट पहले पता था किससे होता था? गोल्ड से। नहीं आइडिया? पहले गोल्ड सिल्वर वगैरह से होता था। ठीक है, क्लॉज में लिख दिया वो लोग, क्लॉज में पहले लिखा था गोल्ड। ओके, लोग गोल्ड से एक्सचेंज करा था। बीच में कंट्री आके बोला सिल्वर के हिसाब से करता, सिल्वर भी तो प्रेशियस मेटल है। ओके, सिल्वर। फिर बोला एक दूसरा कंट्री की ये भी तो प्रेशियस मेटल है, शुरू करो। फिर इसमें लास्ट में लिख दिया एनी अदर थिंग, वहां से दुबई चिल्लाया। तेल, तेल भी तो कर सकता है। बात समझ में है? फिर क्या हुआ आपको पता? वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, लड़ाई झगड़ा पता होगा। ठीक है, अच्छा यूएस बड़ा चालू है, अब देखिएगा, नोटिस करिएगा, ठीक है, नोटिस करिएगा, जब भी वॉर होने वाला हो, भले ही वो कंट्री इन्वॉल्व भी नहीं हो, वो मसीहा की तरह आएगा कि एज द कंट्री वी हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट ऑल द नेशंस, क्योंकि हमने ठेका लेके रखा है। देखिएगा उसमें क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के टाइम में लोग बाग बोलता है ये हार गया वो जीत गया, ठीक है, ऐसे हुआ यूएसएसआर जीत गया। मैं बोलता था जीता एक ही कंट्री था, यूएस। वो क्या बोला पता है क्या? वो आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग दोस्त लोग होता है ना, कोई कोई लोग, आप लोग आगे जाके ऐसे करोगे। ठीक है, यूके बोला मेरे पास तो रुपया नहीं है उतना, ठीक है, मेरे पास तो उतना फाइटिंग अभी सामान नहीं है। और उस समय जर्मनी काफी स्ट्रांग था, अगर आपको पता होगा तो, इट वाज वेरी स्ट्रांग। यूएस बोला क्या टेंशन है, हंसा, मैं हूं ना, मैं दूंगा आपको क्या, टैंक दूंगा, वॉर टैंक्स दूंगा, सब दूंगा आपको, अब क्यों टेंशन लेते, आप जाओ ना आगे। और यूके बोलता पैसा का क्या छोटा बात कर दिया, क्या है पैसा, लड़ाई का, आराम से लड़ाई का।
यूके भी कॉन्फिडेंस में कि भाईला बोल रहे लड़ो। वो लड़ता ना लास्ट में ठपक करके फोड़ा। जब यूएस देखा कि ये तो ज्यादा से हो रहा है, ठीक है, तो यूएस बंद कर दिया। लास्ट में यूएस वाला लोग बोला भाई साहब भाई जी वो किसको बहुत दे दिया मैं, थोड़ा हिसाब कर ले। उस समय हिसाब होता था गोल्ड के हिसाब से। यूके बोला कि आप तो बोला ना भाई, बोलता भाई जी वो तो बिजनेस में भाई भाई को नहीं बोले, ठीक है, बिजनेस मतलब बिजनेस, दे दो मैंने। वो बोला गोल्ड तो मेरे पास इतना है ही नहीं, ठीक है। तो रिमेम्बर, आप सुनता होगा ना मार्केट में कि यूएस इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। कैसे बना इतना पावरफुल करेंसी? एट दैट टाइम यूएस ने बोला कि अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं आज के डेट में कि डॉलर का जो वैल्यू है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। कि मतलब जो वैल्यू गोल्ड का था उसी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है अब, डॉलर है। एंड तब से और कुछ कंट्री से हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, जिस कंट्री से हमने डोमिनेटिंग था यूएस, कि आपको ट्रेडिंग हमेशा किससे करना है, आप खाली डॉलर से करना है। एंड देन इट बिकेम द मोस्ट सर्कुलेटिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। लुक एट द अमाउंट ऑफ जीनियसनेस दैट दे हैव, कि उन्होंने यूएस को बोला कि देखो डॉलर, बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके उसका वैल्यू को हटाया, सब कुछ किया, वाला मैटर हो गया काफी सालों बाद। बट तब तक वैल्यू समझ रहे कितना स्मार्टली, कि आप गोल्ड को तो लिमिटेड प्रोड्यूस करोगे, करेंसी तो मेरे हाथ में है, तो उसको हम इक्विवेलेंट टू गोल्ड के हिसाब से मानेगा और उसको सर्कुलेट करवाएगा। एंड देन इट बिकेम, एनी अदर थिंग बिकेम दैट करेंसी व्हिच इज व्हाट, डॉलर। समझ में? एंड देन लेटर ऑन वी पीपल कंट्री डिसाइडेड किया, सबने ने वो किया, डिसाइड किया, ये किया वो किया, एंड लास्ट में उन्होंने डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो इन्होंने कहा, जो लेटेस्ट फॉर्म में चलता है वो उसके हिसाब से रहता है। समझ में आया हाउ इज द करेंसी वाला चीज मूवमेंट? ये सब अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट में, ठीक है। अब किसी को अगर इंटरेस्ट आएगा, मेरे को बताओ एक बार के लिए, इंटरेस्ट आया नहीं है, पीपल से इट इज टेक्निकल, बट मैं तो बोलूंगा इट इज इंटरेस्टिंग, मेरे को जानने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं तो बोलूंगा सबसे मस्त चैप्टर। मैं जब लास्ट बैच शुरू किया था, पिछला बैच जो आप लोग का सीनियर बैच है, आई स्टार्टेड विद फॉरेन एक्सचेंज ओनली, ठीक है। तो समझ में आपको क्या पढ़ने वाला है आगे जाके, आप लोग क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, कि आपको नेशनल इनकम में ये डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं फिर एंड करते हैं आज, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आता है आप लोग को, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। याद है मैंने आपको कहा था देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस करता कौन है रे? रेसिडेंस। यहाँ पे कई सारे हम लोग वर्ड्स देखा ना, रेसिडेंट रेसिडेंट बोल के, ये देखो, देख रहे क्या? मेरे को जानने का है, मैं कंफ्यूजन आया माथा में कि रेसिडेंस था और सिटीजनशिप था, ठीक है, रेसिडेंटशिप था और सिटीजनशिप था। कौन सा रेसिडेंट होता है और कौन सा सिटीजन होता है, मेरे को जानना है, किसी को याद है क्या? सबसे पहले अपन इजी वाला पार्ट करता है, बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो। अक्षय कुमार है। हम्म, कहना क्या चाहती हो? दैट इज नॉर्मल, ओके। ये बॉलीवुड न्यूज देखना बंद करो तुम। अक्षय कुमार अपना कैनेडियन वीजा जो है वो सरेंडर करने वाला है, क्या है तुम भी यार, क्या था, पर ठीक है चलो। पॉइंट है, अब एग्जाम्पल, गाथा का जन्म कहाँ हुआ, आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था गाथा, कहाँ हुआ था? सबसे ज्यादा बच्चा लोग को तो वही पैदा किया हमको लगता है, आप कब निकालता लगता है लोग। आप मुझे बताइए, गाथा जो है कहाँ पैदा हुआ? आपसे इंडिया नहीं बोलेगा, कहाँ बोलेगा? मारवाड़ी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। तो वो कहाँ पे है? असम इंडिया में। तो बाय डिफॉल्ट सिंस शी हैज बीन बोर्न, शी इज बोर्न वेयर, इन मारवाड़ी हॉस्पिटल, जो कि कहाँ रहता है? इंडिया में। तो ये क्या बन गई, इंडिया की सिटीजन। एग्जाम्पल, ये आगे जाके काम करने वाले, कुछ पढ़ने वाले जाने के लिए सोच, एग्जाम्पल चली गई कहाँ पे, न्यूयॉर्क चली गई पढ़ने के लिए, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज वहीं पे है ना कहीं पे, न्यूयॉर्क चली गई, वहां पे सेटल हो गई, मतलब काम में, ठीक है, काम के हिसाब से सेटल हो गई, ठीक है। आज सोच रहे बस, ठीक है, वहां काम कर रही है, वहां पे मेहनत वगैरह सब कुछ कर रही है, तो शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट शी बिकम्स अ रेसिडेंट ऑफ यूएस, एंड शी टेक्निकली बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई, बिकॉज इंडियन जो है आप तभी डिक्लेयर होंगे जब आप कोई कंट्री के क्या बन जाओगे, सिटीजन बनते हो। बाय डिफॉल्ट शी वाज अ व्हाट, सिटीजन, तो इसलिए उसको क्या कहा, इंडियन। और बिकॉज अभी ये रिसाइड ही नहीं करती इंडिया में, तो शी बिकेम व्हाट, एनआरआई, जिसका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंडिया में है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। समझ में आया आपको? पहले सिटीजन दिखता है क्या लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया के सिटीजन।
नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? आपने यहाँ पे मोया मोया किया, ठीक है। नंबर 2, अगर मोया मोया नहीं किया बट आपको मन आ गया यहाँ पे, तो ठीक है, तो आपको अगर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दो तो यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज होता है 7 साल पूरा कर दो, ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस होता है, उसके हिसाब से यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि हम इनका अप्लाई कर रहा है इसलिए हमको पता है सब, ठीक है। आइए, इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स को अपन सिटीजन मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। किसी को कंफ्यूजन आ रहा है एसआरके कैसे खरीद रहा है दुबई में प्रॉपर्टी, या वहां का एम्बेसडर कैसे बन गया? लीगल फॉर्मेलिटीज काफी कम है और उनको बहुत मानता है, ठीक है। ही कैन स्टे इन एनी ऑफ द होटल्स, एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज विदाउट एनी कॉस्ट। पर जिंदगी में ऐसा स्वैग चाहिए अपने को, है या नहीं? ठीक है, बताओ। बहुत, हाँ हमको पता है, हद महंगा है वो तो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या हम लोग सिटीजन मानेंगे क्या इंडिया का? नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉरेन स्टाफ उनका नहीं मानेंगे, एम्प्लॉय अगर है तो उनका नहीं मानेंगे, तो इनको अपन सिटीजन नहीं मानते, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए, रेसिडेंशिप, ध्यान दीजिएगा। रेसिडेंशिप रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ, बात समझ में आ रहा है? अगर अगर रिलायंस है, रिलायंस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। रिलायंस एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी अगर इंडिया में ऑपरेट करे तो क्या कहेगा उन लोग उसको? हम लोग रेसिडेंट कहते हैं। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ पर्सन, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अ इंस्टीट्यूशन, कि हम लोग रेसिडेंट कहेंगे। सुनेगा क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, इसमें देखो, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या था? और था, यानी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, क्या बन गए? सिटीजन बन गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एंड, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है देखो तो परीक्षा, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री। सर ऑर्डिनरी मतलब जिस जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। केवल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सोचो कि आप 1 साल से ज्यादा कोई पर्टिकुलर कंट्री में हो। एग्जाम्पल, आप दिसंबर के वक्त में आए कि आप 2-3 महीना इंडिया एक्सप्लोर करोगे, फॉरेन टूरिस्ट आप दिसंबर के टाइम में आए। दिसंबर कब? 2019, ठीक है। दिसंबर 2019 में कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए, वो इंडिया को बोला कि वाओ इंडिया मैं ढूंढेगा पूरा, मैं पूरा चेन्नई से लेके सब जगह घूम के आएगा आराम से। घूमते 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 गया, फरवरी के टाइम में अनाउंसमेंट आया, बाहर बनो, बहुत घूम लिया आप लोग, जहाँ पे है चुपचाप घर पे रह जाइए। लॉकडाउन आ गया, बचा और रह गया, और सोचा कि 1-2 महीना में चला जाएगा, 6-8-10 महीना हो गया, वहीं रह गया इंडिया में। तो टेक्निकली दे क्रॉस्ड मोर देन 1 ईयर, तो क्या रेसिडेंट बन गया इंडिया का? The आंसर इज नहीं। सर केवल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा, दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो सेंटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि वो पैसा कहाँ कमा रहा है। आपको पता होगा एक फॉरेन टूरिस्ट था, वो एक्चुअली में इस तरीके से फंस के रह गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। वो यूट्यूब वीडियो बनाने लग गया। आपको पता होगा बीच में बहुत वो वायरल भी हुआ था कि वो जा जाके ऐसे पूछता था और कुछ कुछ हिंदी में गाली वाली देता था, जिसकी वजह से पैसा भी बहुत अच्छा कमाया था। वो ऐसे कुछ था, वो हिंदी का कुछ कुछ वर्ड सिखा देता उसको, वो हिंदी ज्यादा के बोल रहा था, ऐसे करके था। गोवा हुआ का एरिया का बात है ये शायद, थोड़ा बहुत वीडियोस भी बीच में जो आया था उसका। तो वो अल्टीमेटली क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा भी रह रहा है, और वो कहाँ पे पैसा कमा रहा है? इंडिया में, ठीक है। तो टेक्निकली ही इज बिकम व्हाट? अ रेसिडेंट। रेसिडेंट का डेफिनेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर बताया गया आपका, क्योंकि ये सारे कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगे? जब आप क्या हो? रेसिडेंट हो। बिसाइड्स दैट, आप अगर रेसिडेंट बन गए तो इतना क्या बड़ा बात है, बन गया बन गया, कौन सी बड़ी बात है भाई साहब जी? अगर आप रेसिडेंट बन गए कंट्री के, तो आप उसके टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए पीपल ट्राई टू इवेट, किस तरीके से कि इस कंट्री में, इस कंट्री में, ऐसे कंट्री में, ऐसे कंट्री में रह जाए, ताकि आपको टैक्स का देना ना पड़े, ठीक है। किसी का दिमाग में आ रहा है? अगर 2 कंट्री में हम लोग रहा तो पूरे साल में, पूरे साल या 2-3 साल के अंदर, टैक्स ब्रैकेट में इंडिया में, जैसे ये एग्जाम्पल कितना लिखा हुआ 1 ईयर, टैक्स में लिखा हुआ 182 डेज, कितना? अगर आप 182 डेज से ज्यादा कोई कंट्री में हो, तो आप इंडिया के क्या बन गए? रेसिडेंट बन गए, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे जो है जनरली ये फॉलो किसके ऊपर किया है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कि 1 साल से ज्यादा अगर आप इंडिया में हो तो आप क्या बन गए? रेसिडेंट। उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आती है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या समझ में आपको? द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द रेसिडेंट कैरीज आउट व्हाट? द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट लोकेशन। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे मुझे बताइएगा, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स क्या रेसिडेंट है? वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा को करेगा नहीं, तो ही नहीं है।
फॉरेन स्टाफ्स अगर कोई है, एम्बेसीज ये सबका नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर ही देख लिया था अपन ने, डेफिनेशन में ही था, नहीं है। एम्प्लॉयज अगर है तो ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकली नहीं होगा, बट अगर ये एम्प्लॉयज 1 साल से ज्यादा अगर इंडिया में रह रहा है तो काम भी यही कर रहा है, और 1 साल से ज्यादा अगर रह रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इसके रेसिडेंट बन जाएंगे। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बाकी तो आपको आता ही है, बाकी में कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ। केवल ये वाला सवाल आपको पूछ सकता है 1 मार्क के लिए कि आप रेसिडेंट बन सकते हो नहीं बन सकते। आपके एग्जाम के लिए बताता हूँ कि जो पिछला ट्रेंड दिख रहा है, ये रेसिडेंटशिप सिटीजनशिप से सवाल पूछ रहा है आपको एग्जाम में, ठीक है। ऑब्वियसली हमें सैंपल पेपर देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपको ट्रेंड बनाता है, हर सर का सैंपल पेपर के हिसाब से समझ में आता है कि क्या सवाल पूछ रहा है आपको, ठीक है। और क्रू मेंबर्स अगर है तो वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, इट इज नॉट देयर, बिकॉज क्रू मेंबर्स लोग प्राय जो वेसल्स के अंदर रहता है वो कोई पर्टिकुलर फिक्स कंट्री में नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग उसको रेसिडेंट नहीं कहते। तो अभी आज हम लोग ने 2 डेफिनेशंस किया, किसका किसका, एक डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड नॉर्मल रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप। किसमें और है, सिटीजनशिप में और है कि बाय बर्थ, या फिर अगर आपने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा कर दिया तो आप क्या बन जाओगे, एक कंट्री के क्या बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे, ठीक है। रेसिडेंटशिप में और है एंड है, एंड है, या तो आप ऑर्डिनरी यानी कि 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, या फिर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, पैसे कमा रहे हो इंडिया में। सर इसमें इंडिविजुअल भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। सर इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, उसमें काम कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हो तो क्या बन जाओगे, वहां के रेसिडेंट बन जाओगे। समझ में आया आपको, क्लियर है। ये 2 डेफिनेशन आप लोग मैंने कराया, दिमाग में सेट हुआ हल्का हल्का आप लोगों को, परफेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। टाइम इज अराउंड 1 आवर 1 मिनट, तो वही टेक्निकल अपना रहेगा, 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट का मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा मैं डालता नहीं हूँ माथा में, ठीक है। चलेगा, गेट योर बुक्स प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल हैव, ठीक है। अपना एक बार खाली सुन लो, अपना आप लोगों का ग्रुप वगैरह बना है क्या अभी तक, तो आज एक काम करेंगे, ठीक है, मैं आप लोग ग्रुप बना के चला जाना प्लीज, ठीक है। तो